हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। अभी जून के मंथ में न्यूज आई थी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने फिर से ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा है, ग्रे लिस्ट से हटाया नहीं है। तो हमें ये समझना है कि एफएटीएफ क्या है। ये कई बार न्यूज में आता है और एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में लगातार क्यों है। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें, ये बना कब था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बना था 1989 में, स्टैब्लिश हुआ था। G7 जो कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने ये बोला था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को चेक करे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो G7 की अगर हम बात करेंगे तो G7 में आता है यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। ये 7 है। इससे पहले ये G8 हुआ करता था। G8 मतलब 8th कंट्री जो थी वो रशिया हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया को, जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया तो 2014 में रशिया को G8 से हटा दिया गया, तो G8 अब G7 हो गया। ठीक है, तो G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर जो है OECD पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस में है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यही इसका हेडक्वार्टर है। अब इसका पर्पस क्या है? देखिए, एफएटीएफ किस पर्पस से बनाया गया? एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट करना। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इस तरीके से होते हैं कि कुछ इंडियंस होंगे जिनके पास ब्लैक मनी होगा, वो अपना मनी रूट करेंगे इंडिया के बाहर, किसी जैसे स्विस बैंक में जमा कर देंगे, लिechtenstein एक यूरोप में कंट्री है, मॉरिशस में जमा करेंगे, अलग अलग जगह कंट्रीज में बैंक अकाउंट खोलेंगे। यहाँ की अथॉरिटीज को छुपाकर दुनिया के अलग अलग जो सेफ हेवन्स होते हैं, सेफ हेवन मतलब जहां पर बैंक में पैसा डिपॉजिट करना बहुत इजी है, पैसा जमा करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, और वो हमसे कोई वो भी नहीं पूछते कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो बहुत इजीली पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है। वो सेफ हेवन है जहां हमारा पैसा सेफ है। ठीक है, ब्लैक मनी खासकर। ठीक है, तो इन कंट्रीज ने डिसाइड करा एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ब्लैक मनी के केसेस को, ये ब्लैक मनी के केसेस को ट्रैक करे, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे जिनका ब्लैक मनी बाहर है, वो इलीगल तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया में ही रूट कर रहे होंगे पैसे को, जिसे हम बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, इसे हम राउंड ट्रिपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्लैक मनी को कैसे ट्रैक किया जा सकता है? ठीक है, ये तभी ट्रैक किया जा सकता है जब दुनिया में ये जो कंट्रीज हैं ये सारी की सारी क्या करें, कॉपरेट करें, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करें। मतलब अब जो इंडियंस हैं, इंडियंस की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को तो होनी चाहिए कि इंडियंस के बैंक अकाउंट कौन कौन सी कंट्रीज में हैं। वो इंडियंस को इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब वो कंट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉपरेशन करेंगी और इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि आपके यहाँ के सिटीजन्स के बैंक अकाउंट यहाँ पर है, उनके अकाउंट में इतना इतना पैसा है। या इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करें, जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके बैंक अकाउंट अगर इंडिया में है, बैंक इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट है और उन्होंने वहां अपनी अथॉरिटी से छुपाया हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उन गवर्नमेंट्स के साथ डेटा शेयर करना चाहिए। मतलब ये ग्लोबल कॉपरेशन की बात हो गई। जब कॉपरेशन होगा तभी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पकड़े जाएंगे। तो इनिशियली एफएटीएफ बना था मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ट्रैक करने के लिए, कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, इनिशियली 1989 में इसी पर्पस से बना। हालांकि 2001 में, 2001 में जो है मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा एक और चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे करके 1989 के बाद, कि जो ब्लैक मनी होता है उससे ना टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो रही होती है। ठीक है, तो बहुत सारा ब्लैक मनी रूट हो रहा होता है इधर उधर से। जैसे ये अगर हम बोले डॉन है, गुंडे बदमाश फिरौती वगैरह करते हैं, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गुंडे बदमाशों के तो फिरौती वगैरह करते हैं और पैसे को रूट कर रहे होते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज में। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें कि कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अगर बहुत सारे हैं, तो उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? फंडिंग हो रही है कहीं से, ट्रेनिंग के लिए उन्हें पैसा दिया जा रहा है लगातार। ठीक है, उनको डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे उनके,
तो फंडिंग वगैरह हो रही है उन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा हो गया, ठीक है, जमात उद दावा हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक एस्पेक्ट है वो ये भी है कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी कुछ लोग कर रहे होते हैं उस ब्लैक मनी की से, या कुछ गवर्नमेंट्स भी क्या कर रही होती हैं, या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे होते हैं, पब्लिक से इधर उधर से फंड्स जुटा रहे होते हैं। तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की भी बैंक अकाउंट होते हैं, उनमें हजारों करोड़ पड़े हुए, 2000 3000 करोड़ ये बैंक में डिपॉजिट है, और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि उनके हिसाब से वो क्या है, गुड टेररिस्ट है। जैसे पाकिस्तान में जो बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां उनके बैंक में अकाउंट है और हजारों करोड़ पड़े होंगे, कहीं 500 करोड़ पड़े होंगे, किसी में 300 करोड़ पड़े होंगे, फंड जुटा रहे हैं वो अलग अलग कंट्रीज से। और फिर पाकिस्तान की सरकार उनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वो टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहे। ऑब्वियसली जो टेरर एक्टिविटीज वो पाकिस्तान के अगेंस्ट करेंगे, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के वो अकाउंट्स को सीज करेंगे। लेकिन जो टेरर एक्टिविटीज इंडिया के अगेंस्ट कर रहे हैं, जैसे कश्मीर के लिए, कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए, तो पाकिस्तान क्या करेगा, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो 2001 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या करा, 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी अपने ऑब्जेक्टिव में रखा। तो पहला था ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, कि पूरी दुनिया में जो सेफ हेवन्स हैं, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे स्विस बैंक हो गया, वहां पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, अथॉरिटीज को पता ही नहीं है। दूसरा फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तीसरा भी ऑब्जेक्टिव जोड़ा गया 2012 में, जिसमें यह बात करी गई कि कई ऑर्गेनाइजेशन या कंट्रीज जो हैं, अगर फंडिंग पैसा इकट्ठा कर रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, केमिकल वेपन भी हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है, ठीक है, ये एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं, ठीक है, हाई एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए अगर फंडिंग इकट्ठा कर रही है तो उसको भी ये काउंटर करेगा, उसको भी रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एफएटीएफ के 3 ऑब्जेक्टिव हो गए, तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एफएटीएफ के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो गए 3। एक रूल्स एंड फंक्शन, ये अभी हमने बात भी करी है, रूल्स एंड फंक्शन। पहला फंक्शन अभी हमने डिस्कस करा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन एंड डेवलप द मेजर ऑफ कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, ठीक है। फिर अब 2001 में एफएटीएफ ने टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये कई बार एग्जाम में आया, आपको पता होना चाहिए, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये 2 मेन ऑब्जेक्टिव है। तीसरा तो 2012 में जुड़ा है, काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं हमारे, जैसे केमिकल वेपन हो गए, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन, जैसे कोरोना के लिए कह रहे हैं कि चाइना की तरफ से बायोलॉजिकल वेपन की तरह, क्या पता चाइना की वुहान लैब ने यूज कराया तो बायोलॉजिकल वेपन हो गया। केमिकल वेपन मतलब किसी वॉर में केमिकल को यूज करना, ठीक है, पॉइजनस गैसेस को यूज करना, ठीक है, वो केमिकल वेपन हो गए। हाई एक्सप्लोजिव्स हो गए, मिसाइल्स वगैरह छोड़ना, वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आता है। न्यूक्लियर वेपन हो गए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है। तो ये सब वेपन प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ावा देना। अगर कोई कंट्री फंडिंग कर रही है, एक दूसरी कंट्री को हेल्प कर रही है, पैसा वगैरह दे रही है, टेक्नोलॉजी वगैरह दे रही है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, तो उसको भी काउंटर करेगा बेसिकली फाइनेंसिंग, फाइनेंस वाला पार्ट, ठीक है। तो ये 3 पर्पस जो हैं हमारे एफएटीएफ के रहे। उसके अलावा स्टूडेंट, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तुरंत अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह और जो जीके से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते रहते हैं। हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप भी है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। हाँ, सो कंटिन्यू करते हैं। एफएटीएफ के टोटल मेंबर कितने हैं? देखिए, बनाए 1989 में, प्रेजेंट में देखें 2021 में, एज ऑफ 2021 एफएटीएफ के टोटल 39 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें 37 तो मेंबर कंट्रीज हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 37 इंडिया भी इसका पार्ट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इंडिया भी इसका, यूएस, यूके, जर्मनी, ये तो होंगे ही, इंडिया भी इसका पार्ट है। टोटल 37 मेंबर्स हैं। एक तो ये पता होना चाहिए, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 39 फुल मेंबर्स हैं, 37 तो कंट्रीज हैं, 37 + 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो यूरोपियन कमीशन है और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। देखिए, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन यूनियन में फर्क होता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूरोपियन कमीशन बेसिकली यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव पार्ट है,
एग्जीक्यूटिव मतलब पेपर वर्क क्या करता है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन कमीशन करता है। तो यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का पेपर, जैसे होता है ना कि लोकसभा होता है और फिर लोकसभा सेक्रेटरीट होता है, तो लोकसभा का सारा पेपर वर्क लोकसभा सेक्रेटरीट करता है। विधानसभा होती है और एक सेक्रेटरीट होता है, विधानसभा का सारा पेपर वर्क विधानसभा सेक्रेटरीट करता है। ठीक है, सेम वैसे यूरोपियन यूनियन का जो सेक्रेटरीट मतलब पेपर वर्क वगैरह, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सब यूरोपियन कमीशन करता है। तो यूरोपियन कमीशन अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 6 मेंबर कंट्रीज है। गल्फ कंट्री यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, तो ये हैं गल्फ कंट्रीज वहां पर जिनके पास ऑयल बहुत सारा है। ठीक है, मतलब ऑयल बहुत सारा है और गल्फ के आसपास रीजन में ये कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं जो गल्फ रीजन में है। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो एफएटीएफ अलग अलग कंट्रीज को, जो 39 मेंबर कंट्रीज हैं, उनको प्रेशराइज भी करता है कि पॉलिटिकल विल लेकर आए अपनी। जैसे इंडिया में की बात करें तो इंडिया भी ऐसे लॉ लेकर आए कि ब्लैक मनी को इंडिया से बाहर रूट करना मुश्किल हो जाए। जैसे इंडिया में पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, अलग अलग एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को ट्रैक करने के लिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो एफएटीएफ अगर मान लिया कि इंडिया में पीएमएलए हुई ना और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुई ना, तो फिर एफएटीएफ का मेंबर बनने का फायदा क्या है? एफएटीएफ यही तो बोलता है कि तुम आप अपनी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन भी बनाओ जो मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को चेक करे, लॉ लेकर आए। ठीक है, तो ये क्या करता है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो नेसेसरी पॉलिटिकल विल जो है लोगों में क्रिएट, कंट्रीज में क्रिएट करता है ताकि वो अपनी कंट्री में लॉ भी लेकर आए, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाए। ठीक है, तो ये एफएटीएफ के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस करा। उसके अलावा ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, ये कई बार एग्जाम में आया है, ये क्या होता है? ठीक है, होता क्या है? अब मान लिया कि एफएटीएफ ने आइडेंटिफाई कर लिया कुछ कंट्रीज को जहां पर जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ब्लैक मनी का सेफ हेवन एफएटीएफ ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो एफएटीएफ क्या करेगा? उन कंट्रीज को भाई नोटिस वगैरह जारी करेगा कि भाई आप ये एक्शंस लीजिए, एक्शन पॉइंट बताएगा। ठीक है, अब वो कंट्री अगर उन एक्शन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करती तो एफएटीएफ सबसे पहले तो ग्रे लिस्ट में उस पर्टिकुलर कंट्री को डालेगा। ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में जैसे अभी कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। अभी ये जून में भी न्यूज आई थी, एफएटीएफ को दोबारा कंसिडर करना था। वैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब से है? सिंस जून 2018, जून 2018 के बाद से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में जून 2018 के बाद से लगातार है। और अभी ये जो जून 2021 में इनकी एक मीटिंग भी एफएटीएफ की जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू रखा है। पाकिस्तान की डिमांड थी उसे ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट क्या है? कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवंस फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। अब एफएटीएफ ग्रे लिस्ट का मतलब हो गया कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने कुछ एक्शन पॉइंट दिए थे। 27 एक्शन पॉइंट थे बेसिकली। एक्शन पॉइंट मतलब वो जो अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स हैं वहां पर या और टेररिस्ट हैं, उनके बैंक अकाउंट वगैरह सीज करना, एक्शंस लेना उनके अगेंस्ट। ब्लैक मनी था बहुत सारे लोगों का, उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। तो वो सारे एक एक्शंस पाकिस्तान को लेने थे। ठीक है, जो कि पाकिस्तान ने अभी लिए नहीं है। हालांकि अभी उम्मीद है एफएटीएफ को पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। इससे होता क्या है? ग्रे लिस्ट में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से लोन लेना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी तुम्हें बॉयकॉट भी कर सकती है। लोन लेना ग्लोबल लेवल पे, चाहे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब पाकिस्तान अगर 27 एक्शन पॉइंट में कोई एक्शन नहीं लेता, अपनी कंट्री में टेरर ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट वगैरह सीज करना वो सब नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता, तो एफएटीएफ से ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। ब्लैक लिस्ट में फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी हर जगह से लोन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए फाइनेंसेस जुटाना पूरी दुनिया से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल टाइप हो जाएगा और इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक होगा। तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि पहले वो ग्रे लिस्ट से बाहर आए। ग्रे लिस्ट से तभी बाहर आएगा जब 27 एक्शन पॉइंट्स जो एफएटीएफ ने दिए हैं उनके ऊपर काम करेगा। ठीक है, वरना उसकी इकोनॉमी वीक रहेगी क्योंकि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट दुनिया से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में तो फुल फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल नहीं पाएगा दुनिया से। ठीक है, ब्लैक लिस्ट हो गया तो कई चीजें तो पूरी तरीके से बैन हो जाती है।
ठीक है, तो ब्लैकलिस्ट क्या होगी, कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्री। नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज इसलिए बोल रहे हैं कि एक्शन प्लान के ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं उस पर्टिकुलर कंट्री ने, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये बीच बीच में रिवीजन होता रहता है। अगर वो कंट्री ब्लैकलिस्ट होने के बाद कुछ एक्शंस लेती है तो फिर उसे ब्लैकलिस्ट से ग्रे लिस्ट पे, ग्रे लिस्ट से उसे बाहर किया जा सकता है, तब उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस वगैरह हटा दी जाती है, लोन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। तो पाकिस्तान जून 2018 के बाद से अभी तक लगातार ग्रे लिस्ट में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में कई बार आया। तो ग्रे लिस्ट में अभी हमने डिस्कस भी करा कि जो ग्रे लिस्ट में क्या क्या फेस कर सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स, ये सब हमने डिस्कस करा है। रिडक्शन इंटरनेशनल ट्रेड, उस कंट्री के साथ ट्रेड भी जो है अलग अलग कंट्री, क्योंकि इंटरनेशनल बॉयकॉट हो जाएगा तो उस कंट्री के साथ ट्रेड भी कम होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ग्रे लिस्ट में लेने की वजह से पाकिस्तान को हो सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कोई बढ़िया सा टॉपिक लेके। थैंक यू।